बीए द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर राजकीय महाविद्यालय रायपुर के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हम अलाउद्दीन खिलजी पढ़े थे, उनके विजय साम्राज्य विस्तार के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम अलाउद्दीन खिलजी के एक महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार के बारे में पढ़ेंगे। जो ये आर्थिक सुधार है वो उस सुधार को कहते हैं बाजार नियंत्रण व्यवस्था। जैसा कि हमें पता है, अलाउद्दीन खिलजी, मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान हुए हैं, सब में से योग्य सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत के सबसे योग्य सुल्तानों में वो एक विजेता होने के साथ साथ, एक अच्छे सैनिक होने के साथ साथ ही अच्छा प्रशासनिक अनुभव वाला व्यक्ति भी था। प्रशासन में भी वो बहुत दक्ष था। तो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत ही अपने राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधार के लिए उसने कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए। उनमें से एक महत्वपूर्ण जो सुधार था वो था बाजार नियंत्रण व्यवस्था। बाजार नियंत्रण जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत क्या किया गया? बाजार नियंत्रण व्यवस्था से अपन क्या समझते हैं? सबसे पहले बात कि बाजार को किस तरह नियंत्रण किया गया, कि भाई बाजार को उसने नियंत्रित किया कि अभी तक तो क्या होता है कि बाजार मांग और पूर्ति के सिद्धांत पे चल रहा था कि जितनी मांग, अगर मान लो कोई वस्तु ज़्यादा मात्रा में होती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, तो वो सस्ती हो जाती है। और कभी किसी वस्तु की कमी हो जाती है तो वो महंगी हो जाती है। तो बाजार में मांग और पूर्ति के सिद्धांत के आधार पर बाजार चलते थे। बाजार स्वतंत्र थे, राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं था। परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया कि अब जितना भी व्यापार है, बाजार में जो भी व्यापार होता है वो राज्य के आदेशों और निर्देशों के अनुसार ही किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि बाजार में हर वस्तु के जो भाव है वो निश्चित कर दिए गए राज्य के द्वारा कि कौन सी वस्तु किस भाव में बाजार में बेची या खरीदी जा सकती है। ये सब नियम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बना दिए गए। तो इस तरह से बाजार के ऊपर एक तरह से राज्य या सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर दिया गया था। अब यह प्रश्न उठता है कि इसकी आवश्यकता क्या थी? अभी तक जितने सुल्तान हुए, अभी तक किसी सुल्तान ने ऐसी सोच नहीं रखी या ऐसी कोई योजना उन्होंने नहीं बनाई, बाजार के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने का कोई प्रयास अभी तक नहीं किया गया। तो अलाउद्दीन खिलजी को ही ये आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसके पीछे इतिहासकारों में मतभेद है इस बात को लेके कि उन्होंने बाजार नियंत्रण व्यवस्था की शुरुआत क्यों की गई। तो हम समकालीन इतिहासकार हैं, वहाँ के उस समय के जो प्रमुख इतिहासकार थे, उनके दरबारी इतिहासकार थे बर्नी। तो बर्नी ने लिखा है, उनकी अपनी पुस्तक तारीख फिरोजशाही में लिखा है कि अलाउद्दीन के द्वारा जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था है उसको स्थापित करने का जो काम है वो इसलिए किया गया कि इससे क्या हुआ कि जनता को सस्ती दरों पे सामान उपलब्ध हो जाए। तो बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था कि जनता को सुविधा प्राप्त हो, जनता को सस्ती रेट में चीज़ें प्राप्त हो जाए, उचित मूल्य के ऊपर चीज़ें जनता को उपलब्ध हो जाए। परंतु यह मत पूर्णतः सत्य नहीं माना जाता। इतिहासकार का एक अन्य समूह है, वो ये मानते हैं कि यह बात जो बर्नी कहता है कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था जनता के हित के लिए किया गया, ये बात सत्य नहीं है। दूसरे जो इतिहासकार वो मानते हैं कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था शुरू करने के पीछे जो अलाउद्दीन का जो मकसद था वो ये था कि अलाउद्दीन एक विशाल सेना का निर्माण करना चाहता था। आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने विशाल स्थायी सेना का निर्माण किया। लगभग 3-4 लाख की सेना उन्होंने बनाई। और दूसरी बात कि दिल्ली सल्तनत में अभी तक जो सैनिकों को वो वेतन है वो नगद नहीं दिया जाता। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देने की परंपरा शुरू की गई। अब विशाल सेना की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अलाउद्दीन जैसे ही सल्तनत की गद्दी पे बैठता है वो संपूर्ण भारत को जीतने का, विश्व को जीतने का अपना लक्ष्य बनाता है, इसलिए उन्होंने एक विशाल सेना बनाई। दूसरी चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ की जो दिल्ली के ऊपर बार बार मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे, मंगोल आक्रमणकारी बार बार दिल्ली पे आक्रमण कर रहे थे, तो उन मंगोलों से मुकाबला करना भी ज़रूरी था और इसके लिए भी एक विशाल सेना की आवश्यकता थी। तो अब सेना ज़्यादा रखेंगे तो राज्य के ऊपर ज़्यादा खर्चा आएगा, क्योंकि एक सैनिक को जो तनख्वाह दी जाती थी वो तनख्वाह कम से कम इतनी हो कि वो जीवन यापन कर सके। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि अगर इतनी तनख्वाह देते हैं तो राज्य के ऊपर ज़्यादा
राजस्व का एक तरह से ज़्यादा पैसे खर्च हो, राज्य सरकार के राजस्व का बोझ ज़्यादा बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करे या अलाउद्दीन क्या करें। तो इसलिए उन्होंने एक तरह से एक नई पॉलिसी बनाई, नई नीति बनाई, जिसके अंतर्गत उसने बाज़ार को नियंत्रण करना प्रारंभ किया कि बाज़ार में जो चीज़ें हैं वो सरकार के द्वारा निश्चित दामों के ऊपर ही बेची जाए, ताकि सैनिक उनको खरीद सकें, ताकि सैनिक उनको सस्ती रेट पे खरीद सकें। और अलाउद्दीन अगर सैनिकों को कम वेतन भी देता है तो उन वेतन से उस सैनिकों का गुजारा हो सके, उनका जीवन यापन आसानी से हो सके। तो इससे क्या होगा, राज्य के ऊपर राजस्व का भार कम हो जाएगा, राजस्व खर्चा जो होता है, सेना पे जो खर्चा है उसकी मात्रा कम हो जाएगी। तो जो दूसरा मत है इसी को ज़्यादातर इतिहासकार सही मानते हैं कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जो सेना का खर्चा है उसको कम करने के लिए ये व्यवस्था की गई। दूसरा चीज़ के ऊपर भी एक चीज़ के ऊपर भी मतभेद है। दूसरी चीज़ ये है कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था पूरे साम्राज्य में लागू थी या केवल दिल्ली में लागू थी। इस बात को लेकर भी इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है। तो अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र या जहाँ पे सेना रहती थी उन्हीं केंद्रों के ऊपर यह व्यवस्था, जो बाजार नियंत्रण की व्यवस्था थी, ये लागू की गई थी। तो ये दो चीज़ें हैं कि दो चीज़ों के ऊपर मतभेद है कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था शुरू क्यों की गई और इसका जो विस्तार है वो किन किन क्षेत्रों में था। तो दोनों ही बातों के आंसर हो गए। पहला कि वो अपनी सैनिक आवश्यकताओं की पूरी करना चाहता था, इसलिए बाजार नियंत्रण व्यवस्था शुरू की गई। दूसरा, बाजार नियंत्रण जो व्यवस्था है वो व्यवस्था केवल दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों और जहाँ जहाँ जिन जिन शहरों में जिन जिन जगह पर सैनिक रहते थे, अलाउद्दीन की सेना रहती थी, उन क्षेत्रों पे इस व्यवस्था को लागू किया गया था, न कि पूरे साम्राज्य में लागू किया गया था। अब अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण जो व्यवस्था उसको लागू करने के लिए क्या क्या काम किए, क्या काम किए। महत्वपूर्ण काम तो ये है कि हर चीज़ का जो रेट है वो निश्चित कर दिया गया। और इस जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी इसको लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने कुछ प्रशासनिक नवाचार या प्रशासनिक सुधार उसने किए। पहला काम कि इस नीति को लागू करने के लिए उसने एक सेपरेट डिपार्टमेंट या अलग से विभाग बना दिया, जिसका काम अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण जो व्यवस्था या नीति थी उसको लागू करना था। इसके लिए अलग से विभाग बनाया गया, दीवान रियासत एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया गया। इसका जो प्रधान है उसको कहते हैं सदर रियासत, या दीवान रियासत भी कह सकते हैं, सदर रियासत भी कह सकते हैं। इस विभाग के अधीन प्रत्येक बाजार के लिए निरीक्षक नियुक्त किए गए, जिन्हें सहना कहते थे। हर जो बाजार होता था, हर जो मंडी होती थी, उनके ऊपर एक अधिकारी नियुक्त कर दिया गया, जिसको कहते थे सहना। क्या कहते थे? सहना कहते थे। और वो उस बाजार के ऊपर अपना पूरा नियंत्रण रखता था। तो दो काम हो गए, पहले तो एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया, पहला अलग अलग बाजार, और दूसरा अलग अलग बाज़ारों के लिए अलग अलग अधिकारी नियुक्त किया, उसको सेना कहा जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण काम किया उसने, बरीद और मुनिया को नियुक्त किया, ताकि वो बाज़ार की गतिविधियों के ऊपर नियंत्रण रख सकें। बरीद गुप्तचर, मुनिया भी छोटे गुप्तचर, है ना भाई। तो ये गुप्तचर नियुक्त किए गए, जिनका काम था बाजार के ऊपर नियंत्रण रखना कि कोई व्यापारी राज्य द्वारा निश्चित किए गए दरों के से ज़्यादा पे तो कोई चीज़ों को नहीं बेच रहा कोई व्यापारी, कि राज्य ने जो रेटें निश्चित किए गए, जो दरें निश्चित की गई है, उससे ज़्यादा रेटों के ऊपर सामान तो नहीं बेचा जा रहा। इसका ध्यान रखते थे बरीद और मुनिया नामक अधिकारी। साथ ही साथ ये व्यापारियों के ऊपर नज़र रखने के साथ जो सेना था ना, बाजार का अधिकारी, उसके ऊपर भी ये ध्यान रखते थे कि कहीं वो तो बेईमानी नहीं कर रहा है। तो ये काम हो गया। इसके बाद उसने प्रत्येक चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए अलग अलग तरह के बाजार बना दिए। पहला 3 मुख्य तरह बाजार स्थापित किए। पहला जो बाजार था उसको मंडी कहा गया। क्या कहा गया? मंडी, जिसमें साधारण चीज़ें हैं, अनाज है, घी है, चावल है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो साधारण चीज़ों के लिए उन्होंने एक बाज़ार बनाया गया, उसको क्या कहते हैं? मंडी। क्या कहते हैं? मंडी। और सब चीज़ों का रेट निश्चित कर दिया। अलाउद्दीन ने अन्न की कमी
नहीं होने देने के लिए उन्होंने अनाज के लिए अलग से बाजार कर दिए। साथ ही साथ उसने एक काम और किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अभी तक जो राजस्व अलाउद्दीन खिलजी लेता था वो अभी तक नगद लेता था। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार अनाज के रूप में, पहली बार तो नहीं पर अधिक से अधिक जो राजस्व है वो अनाज के रूप में उन्होंने लेना प्रारंभ कर दिया, ताकि इन मंडियों में सामानों की कमी नहीं आए। क्योंकि अगर सामानों की कमी आई तो चीज़ों के भाव बढ़ेंगे। इसलिए अलाउद्दीन क्या करता था कि जितना भी जो राजस्व होता था वो ज़्यादातर वो अनाज के रूप में लेता था और उनको राजकीय गोदामों में सुरक्षित रखा जाता था। किसानों को ये निश्चित कर दिया गया कि आप जो व्यापारियों के हाथों माल नहीं बेचेंगे और जो अनाज है वो हमको राज्य को देंगे। तो राज्य को व्यापार देना कर दिया। साथ ही हर चीज़ के दाम निश्चित कर दिए। जैसा मैंने बताया, हर चीज़ के दाम निश्चित कर दिए गए। हर चीज़ के दाम निश्चित कर दिए गए। गेहूं का दाम 7.5 जीतल प्रतिमन, जौ का दाम 4 जीतल प्रतिमन, चने का दाम 5 जीतल प्रतिमन, चावल का दाम 5 जीतल प्रतिमन और घी का दाम 4 जीतल प्रति 2.5 सेर। ये जीतल है ना, उस समय की मुद्रा थी। उस समय की क्या थी? है मुद्रा थी। मुद्रा की इकाई थी जीतल। तो ये सब चीज़ों के दाम निश्चित कर दिए। पहला बाजार उन्होंने मंडी बना दिया जो अनाज के लिए होता था। दूसरा जो महत्वपूर्ण बाजार था उसको कहते हैं सराय अदल। क्या कहते हैं? सराय अदल। सराय अदल का शाब्दिक अर्थ होता है न्याय का स्थान। सराय अदल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? न्याय का स्थान। ये दूसरी तरह का बाजार था। इस बाजार में जो आयातित वस्तुएं होती थी, दूसरे जगह से जो आयात करके जो वस्तुएं मंगाई जाती थी, जैसे वस्त्र है और अन्य जो महत्वपूर्ण जो वस्तु चीज़ें होती थी, मूल्यवान जो चीज़ें होती थी, जो मूल्यवान जो चीज़ें होती थी उन मूल्यवान चीज़ों को इस बाज़ार में बेचा जाता था। तो दूसरा जो बाज़ार है वो बाज़ार हो गया सराय ए अदल। मूल्य पर मुनाफे की गुंजाइश कम थी। अलाउद्दीन ने अब क्या कि जो मूल्य था, कपड़े वस्त्र जो बाहर से आते थे, जो भाव निश्चित कर दिए, तो व्यापारियों के क्या हुआ कि व्यापारियों का जो मुनाफा है वो कम हो गया। इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जो मुल्तानी व्यापारी जो वस्त्रों आयात में लगे हुए थे उनको ऋण प्रदान किया, उनको सब्सिडी उपलब्ध कराई गई, उनको कुछ छूटें दी गई, जिसके कारण क्या है कि वो कपड़ा लाए और उनको निश्चित कमीशन भी दिया गया। तो ताकि वो क्या है बाहर से कपड़ा आयात कर सकें और आयात करके निश्चित दरों के ऊपर बाज़ार में बेच सकें। परंतु जो महंगी चीज़ें हैं वो हर कोई व्यक्ति ज़्यादा मात्रा में नहीं खरीद सकता था। निश्चित मात्रा में उन चीज़ों को खरीद सकता था। कि ये नहीं कि कोई अमीर है या कोई सरदार है या कोई सेनापति है या कोई पैसे वाला व्यक्ति है वो अपने ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें खरीद लें, ऐसा नहीं हो सकता था। निश्चित हर व्यक्ति के लिए सामान खरीदने की जो सीमाएं थी वो निश्चित कर रखी थी। तो दूसरी तरह का बाज़ार हो गया। तीसरी तरह का जो बाज़ार है वो है घोड़ों और दासों और मवेशियों का बाज़ार। घोड़े, दास और मवेशी। इस बाज़ार में घोड़े हैं, पशु है और दास हैं, इनको बेचा जाता था। और इनकी भी सबकी जो कीमतें हैं किस्म के अनुसार कि किस किस्म का है उसके अनुसार इनकी कीमतें निश्चित कर दी गई। तीसरा महत्वपूर्ण काम किया गया, पूंजीपतियों का बहिष्कार किया, बिचौलियों पर कड़ी निगरानी रखी गई। दासों, घोड़ों और मवेशियों की श्रेणी निर्धारित की गई, इसके अनुसार उनका मूल्य निर्धारण किया गया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जीवन काल में मूल्य नियंत्रण व्यवस्था, मूल्य नियंत्रण का मतलब है कि चीज़ों के मूल्य है वो नियंत्रित रखे गए अपने पूरे जीवन काल में। बाजार नियंत्रण व्यवस्था के आधार पर उसने वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिए गए। यद्यपि उनकी मूल्य नियंत्रण प्रणाली इतिहासकारों ने इस आधार पर आलोचना की कि यह जनता के हित में नहीं थी। लेकिन हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन ने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था बिल्कुल एक मौलिक नीति थी। आज तक ऐसा प्रयोग किसी भी सुल्तान के द्वारा नहीं किया गया। तो इसी के साथ आज हमारा जो ये टॉपिक है बाजार नियंत्रण व्यवस्था वो समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन के सैनिक सुधार, राजस्व सुधार और सैनिक सुधार।